अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है राउंड रॉबिन स्केजुलिंग, जिसको सिंपली आरआरएस स्केजुलिंग भी कहा जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड एल्गोरिदम था, जो कि हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था, उसको हमने डिस्कस किया। और उसके अंदर हमने दोनों डिसीजन मोड्स को डिस्कस किया था, जो कि हमारे पास प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव थे। तो आज हमारे पास का थर्ड एल्गोरिदम है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर राउंड रॉबिन स्केजुलिंग। इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि राउंड रॉबिन स्केजुलिंग क्या होती है। तो राउंड रॉबिन स्केजुलिंग के अंदर, इन राउंड रॉबिन स्केजुलिंग ईच प्रोसेस गेट्स एन इक्वल शेयर ऑफ रिसोर्स इन टर्न। कि हमारे पास इस स्केजुलिंग के अंदर हर प्रोसेस को इक्वल शेयर ऑफ रिसोर्स दिया जाता है। कि अगर एक रिसोर्स की एलोकेशन करनी है, और मोस्टली हम कहते हैं कि हम राउंड रॉबिन स्केजुलिंग को मल्टीटास्किंग के अंदर जो है इसको यूज़ किया जाता है, और ये सबसे सिंपलेस्ट स्केजुलिंग एल्गोरिदम कहलाता है। और इसको बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये है कि स्केजुलिंग के अंदर हर प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक रिसोर्स एलोकेट किया जाता है, और वो प्रोसेस उस रिसोर्स को एक स्पेसिफिक टाइम तक अपने पास रखता है, और उसके बाद उस रिसोर्स को रिलीज़ कर देता है, और वो फिर रिसोर्स जो है वो किसी और प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाता है, जो कि उसी क्यू के अंदर मौजूद होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रोसेस का बर्स्ट टाइम जो है वो ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका बर्स्ट टाइम जो है वो 10 है, तो अगर उसको रिसोर्स जो है वो 4 टाइम के लिए एलोकेट किया गया है, तो वो 4 टाइम ही उसको चलाएगा, और फिर उसको रिलीज़ कर देगा, और फिर उसको असाइन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाला प्रोसेस होगा, उसको असाइन किया जाएगा। तो इसी तरह एक राउंड के अंदर जो है, हम जिस तरह कह सकते हैं एक राउंड है, एक साइकिल है, एक साइकिल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस मौजूद होंगे, हर प्रोसेस को रिसोर्स जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एलोकेट किया जाएगा, और फिर हर प्रोसेस को एलोकेट करने के बाद एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर उनका बस टाइम अभी रहता होगा, तो फिर दोबारा से एक राउंड चलेगा। फिर उस राउंड के अंदर फिर जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस को वो रिसोर्स जो है वो एलोकेट किया जाएगा। इसी तरह जितने बस टाइम उसका रिमेनिंग रह जाएगा, तो हर जो हमारे पास रनिंग प्रोसेस हो गए हैं, जितने वहाँ पे मौजूद होंगे साइकिल के अंदर, वो सारे प्रोसेस को जो है वो रिसोर्स उस स्पेसिफिक टाइम के लिए मिलता रहेगा, और अनटिल अनलेस सारे प्रोसेसेस जो है वहाँ पे एंड हो जाएँगे। तो इन राउंड रॉबिन scheduling, each ready task run turn by turn only in a cyclic queue for a limited time slice। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि टास्क जो है वो रन होते हैं टर्न बाय टर्न, कि एक प्रोसेस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, एक साइक्लिक क्यू के अंदर, जैसे आप कहते हैं साइकिल के अंदर। तो हर प्रोसेस जो है वो एक क्यू के अंदर रहते हुए एक लिमिटेड टाइम स्लाइस के अंदर, जिसको हम टाइम स्लाइस भी कहते हैं, या जिसको हम क्वांटम टाइम भी कहते होते हैं, दोनों वर्ड जो है वो इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो उस क्वांटम टाइम को यूज़ करते हुए, उस टाइम स्लाइस को यूज़ करते हुए, जो सीपीयू है इज़ शिफ्टेड टू द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल टाइम। जो कि हमारे पास फिक्स्ड इंटरवल टाइम जो है वो एक टाइम स्लाइस है, या जिसको हम क्वांटम टाइम कहते हैं, व्हिच इज़ कॉल्ड द क्वांटम टाइम या टाइम स्लाइस। तो हर प्रोसेस जो है वो एक स्पेसिफिक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो रिसोर्स जो है वो किसी भी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाए। तो जब डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं, व्हेन द एग्जीक्यूटिंग इंटरवल ऑफ अ प्रोसेस रीचेस द टाइम क्वांटम, द टाइमर विल कॉज द ओएस टू इंटरप्ट द प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं, तो हर प्रोसेस को अगर 4-4 टाइम आपने किसी रिसोर्स को एलोकेट करना है, तो प्रोसेस 1 को 4 टाइम एलोकेट होगा, फिर इंटरप्ट जनरेट होगा, फिर वो रिसोर्स P2 को एलोकेट हो जाएगा, फिर इंटरप्ट जनरेट होगा, फिर P3 को होगा, फिर इंटरप्ट जनरेट होगा, फिर P4 को 4 टाइम जो है वो एलोकेट होगा, फिर इंटरप्ट जनरेट होगा। इसका मतलब है कि जब-जब जो है वो प्रोसेस स्विच करेगा किसी एक प्रोसेस से किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर, तो हर दफ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंटरप्ट जनरेट करेगा, और वो रिसोर्स जो है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ स्विच करता जाएगा। और इसी दौरान आपको जैसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का आइडिया होगा कि जब एक प्रोसेस जो है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ स्विच किया जाएगा, इट मीन्स कि अगर एक रनिंग प्रोसेस है, उसका टाइम स्लाइस एंड हो गया है, और वही अब रिसोर्स जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट करना है। तो जब वो दूसरे प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा, तो पहले जो हमारे पास रनिंग प्रोसेस है उसकी स्टेट सेव होगी, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। कि पहले
रनिंग प्रोसेस की स्टेट सेव होगी, फिर वो रिसोर्स जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्यू के अंदर मौजूद होगा। तो हम उस प्रोसेस को पहले उसकी जो रनिंग प्रोसेस है उसकी स्टेट को सेव करेंगे, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जो है यहाँ पे मूव किया जाएगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझने के लिए जो है वो आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। वो लास्ट पे मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये टाइम क्वांटम दैट इज़ टू शॉर्ट विल जनरेट मैनी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड रिजल्ट इन लोअर सीपीयू एफिशिएंटली। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास प्रोसेसेस जो है वो मौजूद हैं, 4-5 प्रोसेसेस मौजूद हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे राउंड रॉबिन के अंदर, कि हम इसको मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर 5-6 प्रोसेसेस मौजूद हों, तो डेफ़िनेटली हमने उनको एक क्वांटम टाइम के अंदर रिसोर्स जो है उनको एलोकेट करना है। अगर हम क्वांटम टाइम या टाइम स्लाइस बहुत शॉर्ट रख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 रख देते हैं या 1 रख देते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर 4 प्रोसेसेस हैं, तो हर प्रोसेस को 2 टाइम जो है वो टाइम स्लाइस दिया जाएगा। 2 टाइम एक प्रोसेस चलेगा, फिर 2 टाइम दूसरा चलेगा, फिर 2 टाइम तीसरा चलेगा, फिर 2 टाइम चौथा चलेगा। तो इसका मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा होगी डेफ़िनेटली, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस एक रिसोर्स जो है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को एलोकेट हो रहा है। तो इसका मतलब है 2 टाइम प्रोसेस चलेगा, फिर उसकी जो है वो स्टेट सेव होगी, फिर दूसरे की तरफ जाएगा, फिर दूसरे की करंट स्टेट सेव होगी, फिर तीसरे की तरफ जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपका, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि हर इंटरवल के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरप्ट जनरेट करता है। तो इंटरप्ट बहुत ज़्यादा जनरेट करने पड़ेंगे सीपीयू को, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इसका नुकसान ये होगा कि सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। क्यों डाउन हो जाएगी? क्योंकि उसको फ्रीक्वेंटली जो है वो मूव करना पड़ रहा है, स्विच करना पड़ रहा है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। तो ये क्यू के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की वजह से डेफिनिटली जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है, वो इसके अंदर इफ़ेक्ट होगी। तो अगर हम टाइम क्वांटम जो है दैट इज़ टू लॉन्ग मे रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस टाइम, और अगर हम जो टाइम क्वांटम है या टाइम स्लाइस है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 10 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर बाकी जो रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अब जो प्रोसेस 4 टाइम जो आपके पास 4 नंबर के ऊपर प्रोसेस खड़ा है, तो इसका मतलब है कि पहला प्रोसेस 10 टाइम चलेगा, तो फिर दूसरे की तरफ जाएगा, फिर दूसरा 10 टाइम चलेगा, तो फिर थर्ड की तरफ जाएगा, थर्ड फिर 10 टाइम चलेगा, तो फिर फोर्थ की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास प्रोसेस 4 होगा, उसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ठीक है? उसकी वजह क्योंकि हमने हर प्रोसेस को एक टाइम स्लाइस दे दिया है, एक एक क्वांटम टाइम दे दिया है। अब हर प्रोसेस ने उसी क्वांटम के अंदर ही कंप्लीट होना है, तो डेफ़िनेटली जब आपके पास क्वांटम टाइम होगा, तो फ़ोर्सिबली तो आप यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी खुद ही उसको टाइम स्लाइस जो है वो एलोकेट कर दिया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि जब भी टाइम स्लाइस को यहाँ पे सेट किया जाए, तो उसको इस तरह से टाइम स्लाइस सेट किया जाए कि जितने भी प्रोसेसेस हैं, वो उस स्टारवेशन के ऊपर ना जाएँ। स्टारवेशन का मतलब होता है कि एक प्रोसेस को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े। वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस है, उसको वेटिंग पे बहुत लंबे टाइम के लिए वेटिंग पे लगाया हुआ है, उसको स्टारवेशन कहा जाता है, कि हर दफ़ा जो है वो स्टारवेशन के ऊपर जा रहा है। तो जिससे सीपीयू की परफॉर्मेंस है, वो डेफ़िनेटली उसके अंदर डिग्रेड होती है। तो हमेशा टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस जो है वो इस तरह का जनरेट किया जाए कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, ना तो उसके अंदर ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो, और ना ही उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग जो है टाइम जो है वो किसी प्रोसेस को जो है वहाँ पे वेट करना पड़े। तो हमेशा जब भी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को यूज़ करते हुए टाइम स्लाइस उसके अंदर मेंशन किया जाए, उसको सेट किया जाए, तो एक प्रॉपर जो है वो एक टाइम स्लाइस उसको एलोकेट किया जाए। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसके अंदर हम। एग्ज़ाम्पल में देखते हैं कि किस तरह से ये हम इसको देखते हैं कि किस तरह से प्रोसेसर जो है वो रिसोर्स को एलोकेट करता है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास डिसीजन मोड है, नॉन प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव है। तो नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कि हमारे पास रिसोर्सेज़ जो हैं, अगर एक रिसोर्स किसी प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाए, तो वो रिसोर्स उस प्रोसेस के पास रहेगा अनटिल अनलेस जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, और वो रिसोर्स उस प्रोसेस को जो है वो दोबारा किसी और प्रोसेस को एलोकेट किया जाएगा। नॉन प्रिमिटिव के अंदर हम किसी भी प्रोसेस से रिसोर्स जो है वो फोर्सिबली नहीं ले सकते।
जब वो प्रोसेस खुद कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो वो प्रोसेस खुद ही रिसोर्स को अवेलेबल कर देगा किसी अदर प्रोसेस के लिए। जबकि प्रिमिटिव के अंदर ये होता है मीन्स दैट अ रिसोर्स कैन बी फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम रनिंग प्रोसेस एंड एलोकेटेड टू अदर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। जबकि प्रिमिटिव मोड के अंदर ये होता है कि अगर एक प्रोसेस के पास अभी एक रिसोर्स है और वो रनिंग स्टेट के अंदर है और इसी दौरान अगर एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, तो प्रोसेसर उस रनिंग प्रोसेस से वो रिसोर्स फोर्सिबली लेके जो नया हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है वो उसको दे सकता है। तो इसका मतलब ये है कि रनिंग प्रोसेस जो है वो इंटरप्टेड होगा और उसको मूव कर दिया जाएगा वेटिंग स्टेट के ऊपर और उससे वो रिसोर्स लेके हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाएगा और वो फिर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है अपने स्पेसिफिक टाइम के अंदर चलेगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है जो सेकंड हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, उसके बाद एक और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, तो वो रिसोर्स फिर माइट बी पॉसिबल उससे लेके एक जो हमारे पास सेकंड हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया है, उसको एलोकेट किया जा सकता है। तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर रिसोर्स जो है वो प्रोसेस से नहीं लिया जा सकता जब तक वो प्रोसेस खुद टर्मिनेट ना हो जाए, जबकि प्रिमिटिव के अंदर रिसोर्स जो है वो किसी प्रोसेस से लेके फोर्सफुली किसी दूसरे प्रोसेस को दिया जा सकता है। तो मोस्टली जब हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की बात करते हैं, तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को प्रिमिटिव कहा जाता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज़ हैं, वो फ्रीक्वेंटली एक रिसोर्स से एक स्पेसिफिक टाइम के बाद किसी दूसरे रिसोर्स को प्रोसेस को दिए जाते हैं, फिर वहाँ से लेके फिर तीसरे को दिए जाते हैं, फिर वहाँ से लेके किसी चौथे को दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, उस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, आरआरएस शेड्यूलिंग है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोसेस जो है यहाँ पे 4 मौजूद हैं, 4 प्रोसेसेज़ हैं, उनका अराइवल टाइम यहाँ पे 0 है और पहले का फिर से 1 है, फिर 2 है, 3 है, इसका सर्विस टाइम, बर्स्ट टाइम यहाँ पे मौजूद है, फिनिश टाइम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राउंड रॉबिन के अंदर जो क्वांटम यहाँ पे दिया गया है, जो टाइम स्लाइस यहाँ पे दिया गया है, वो हमारे पास जो है यहाँ पे 4 है। तो आगे मैंने लिखा है नो प्रायोरिटी बेस्ड प्रीम्पशन कि प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं है। स्पेसिफिक टाइम के अंदर हर प्रोसेस को जो है यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक टाइम स्लाइस एलोकेट करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे मेंशन है 4 है। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अब करंटली जब हम देखते हैं सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि हम सबसे पहले उसका अराइवल टाइम देखेंगे। तो प्रोसेस 1 के अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो अराइवल टाइम है वो प्रोसेस 1 का 0 है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम प्रोसेस 1 को ही यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे और उसका अराइवल टाइम जो है 0 है। अब यहाँ पे देखें, प्रोसेस 1 को अब हमने 4 क्वांटम टाइम जो है इसको ये रिसोर्स को भी एलोकेट करना है। तो हमने P1 को एक प्रोसेस जो है रिसोर्स जो है यहाँ पे एलोकेट कर दिया। अब वो 4 टाइम चला है। फिर अब उसका क्वांटम टाइम स्लाइस यहाँ पे एंड हो गया। उसका जो हम अभी पहले ऑलरेडी डिस्कस करते आए हैं, फिक्स्ड इंटरवल टाइम जो था वो यहाँ पे उसका एंड हो गया, ठीक है? अब 4 है यहाँ पे, तो उसके बाद P2 4 टाइम चलेगा, फिर P3 4 टाइम चलेगा, इसी तरह फिर P4 जो है वो 4 टाइम चलेगा। अब यहाँ पे आप देखें, हर प्रोसेस को 4 टाइम स्लाइस का एक क्वांटम मिला है और हर प्रोसेस 4 टाइम चलने के बाद उसने अपना रिसोर्स रिलीज़ कर दिया, फिर दूसरे को एलोकेट हुआ, फिर दूसरे ने उसको जो है वहाँ पे जो है रिलीज़ किया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो इसी तरह जितने भी प्रोसेसेज़ यहाँ पे मौजूद होंगे किसी भी क्यू के अंदर, हर प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर रिसोर्स एलोकेट होगा। अब यहाँ पे देखें चारों प्रोसेस को 4 टाइम स्लाइस जो है वो यहाँ पे एलोकेट हुआ। तो इसका मतलब है कि एक राउंड जो है यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेसर ने हर प्रोसेस को 4 टाइम के लिए 4 मिनट के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ समझ लें, एक रिसोर्स एलोकेट किया, तो सारे प्रोसेसेस को उसने डील किया यहाँ पे प्रोसेसर ने, तो यहाँ पे एक टाइम एक जो है हमारे पास यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया। अब फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, फिर सेकंड राउंड के अंदर फिर क्या होगा? फिर 4 टाइम हर प्रोसेस को यहाँ पे रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा। अब P1 टोटल टाइम उसका 8 था, 4 टाइम ऑलरेडी चल चुका था, फिर अब 4 टाइम रह गया था, तो यहाँ पे फिर P1 4 टाइम चला। P2 यहाँ पे क्योंकि उसका टोटल बर्स्ट टाइम था ही 4 तो इसलिए P4 क्योंकि पहले ही टाइम पे एंड हो गया था, पहले ही राउंड के अंदर ये एंड हो गया था, तो ये दोबारा नहीं चला। तो उसके बाद प्रोसेसर जो है P3 की तरफ मूव कर गया, वो 4 टाइम चला। अब उसके बाद जब P3 4 टाइम चला है, फिर प्रोसेसर जो है वो मूव कर गया P4 की तरफ।
अब इसका बर्स्ट टाइम टोटल 5 था, 4 टाइम ऑलरेडी चल चुका था पहले राउंड के अंदर। अब इसका टोटल बर्स्ट टाइम जो है वो 1 रह गया था, तो ये टोटल 1 टाइम ही चलेगा, ठीक है? तो 20 यहाँ से P3 से P4 की तरफ मूव हुए। तो उसके बाद हमारा सेकंड यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया। अब प्रोसेसर ने फिर थर्ड राउंड लगाना है, तो यहाँ पे जब देखा प्रोसेस P1 भी एंड हो चुका था, P2 भी एंड हो चुका था, जबकि P3 2 राउंड के अंदर 4 टाइम चल चुका था, 1 टाइम अभी भी रहता था, तो प्रोसेस 3 जो है वो यहाँ पे 1 टाइम चलेगा। तो 25 से यहाँ पे 26 तक जाएगा और P4 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे एंड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीपीयू ने प्रोसेसिंग की है, वो प्रोसेसिंग जो है वो 3 राउंड में कंप्लीट हुई है। टोटल नंबर ऑफ राउंड जो हुए यहाँ पे वो 3 हुए। तो प्रोसेसर ने 3 राउंड के अंदर जो है ये जितने भी प्रोसेसेस यहाँ पे हमारे पास मौजूद थे उसको कंप्लीट किया। तो अगेन आपने यहाँ पे देखना है कि हर प्रोसेस को एक क्वांटम डिफाइन कर देना है। बारी-बारी सारे प्रोसेस चलते हैं। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा तो जितने भी प्रोसेस आएँगे। ठीक है? फिर एक राउंड कंप्लीट होगा, फिर जितने रिमेनिंग होंगे फिर स्टार्ट से होगा और फिर एंड तक यही राउंड जो है वो कंप्लीट होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है सारे प्रोसेसेस के ऊपर यहाँ पे एंड हो गई है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास फिनिश टाइम क्या है। तो फिनिश टाइम हम यहाँ पे वही लेंगे क्योंकि हमारे पास एंड पॉइंट होगा किसी भी प्रोसेस के टर्मिनेट होने का। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखें कि प्रोसेस फॉर एग्जांपल P1 है, तो देखें ये एंड कहाँ पे हुआ है। अब 4 टाइम पहले भी चला है फर्स्ट राउंड में, बट पार्शियली चला था, अभी उसका एक हिस्सा रहता था। फिर सेकंड राउंड के अंदर वो जाके कंप्लीट हुआ है 20 टाइम के ऊपर। तो अब इसका फिनिश टाइम जो होगा वो 20 होगा। इसी तरह जो हमारे पास P2 है वो हमारे पास जो है वो पहले राउंड के अंदर ही कंप्लीट हुआ। 8 पॉइंट के ऊपर कंप्लीट हुआ था तो इसका फिनिश टाइम 8 है। इसी तरह P3 जो है सबसे एंड पे जाके इसकी प्रोसेसिंग जो है वो टर्मिनेट हुआ, प्रोसेस एंड हुआ तो इसका फिनिश टाइम जो है वो 26 है। इसी तरह जो है हमारे पास जो प्रोसेस 4 है उसका जो एंड पॉइंट है वो 25 है। तो इसी तरह से हम इसकी जो वेटिंग टाइम है हम उसको फाइंड कर लेते हैं। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर फ़ॉर्मूला हमारे पास मौजूद है फिनिश टाइम एज़ बर्स्ट टाइम एज़ अराइवल टाइम। तो P1 है, जहाँ पे हमारे पास उसका फिनिश टाइम 20 है, बर्स्ट टाइम सर्विस टाइम 8 है, मिनिट्स अराइवल टाइम जो है वो 0 है, तो ये टोटल जो है यहाँ पे 12 हो गए। इसी तरह P2 है, फिनिश टाइम 8 है, सर्विस बर्स्ट टाइम -4 है और मिनिट्स अराइवल टाइम 1 है, तो 8 4 4 4 1 3 यहाँ पे आ गया। इसी तरह हमारे पास चारों प्रोसेस का आपने वेटिंग टाइम यहाँ पे फाइंड कर लेना है, जो कि आपके पास यहाँ पे रिस्पेक्टिवली मेंशन है 12, 3, 15 और 17 है यहाँ पे हमारे पास। फिर आपने यहाँ पे इसका एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है, जो कि आपके पास फ़ॉर्मूला मौजूद है ऑलरेडी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो कि हमारे पास 4 हैं, हमने उसको 4 के ऊपर डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास वेटिंग टाइम जो है वो हर प्रोसेस का यहाँ पे मौजूद है। हमने हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम यहाँ पे लिखा और उसको टोटल सम अप किया तो 47 बना। उसको डिवाइड कर दिया हमने 4 के ऊपर, तो इसका जो रिज़ल्ट आया है वो हमारे पास 11.75 आया। तो ये है टोटल उसका एवरेज वेटिंग टाइम।